Hello friends, this is the PT 365 which I have started. जो updated material अभी आया है PT 365 का वो मैं start कर रही हूँ. So I hope आप मेरे साथ cooperate करेंगे इस चीज़ में. मैं आपको पढ़ाने चाह रही हूँ. तो updated classroom जो study material है February से April 2021 तक का अभी आ गया है. तो उसको पढ़ाते हैं. तो पहला जो इसमें टॉपिक है, पहला जो है पॉलिटी. तो पॉलिटी में मैं आज आपको कंप्लीट करूंगी 5 टॉपिक्स. सिस्टम ऑफ जजेस अपॉइंटमेंट इन इंडिया, सेडिशन लॉ इन इंडिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज. तो दीज आर द 5 टॉपिक्स which should be completed today. So let's come to first topic. ये काफ़ी बड़ी पीटी है तो मैं डेली आपको पढ़ाऊँगी. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक. पहला टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस. उसमें से पहला टॉपिक है सिस्टम ऑफ जजेस अपॉइंटमेंट इन इंडिया. तो आपको पता होगा कि अभी जो है जजेस को अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है. कलेजियम सिस्टम बनाया गया है जिसके थ्रू जजेस को अपॉइंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के. तो अभी क्या किया है, ये न्यूज़ में क्यों है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला है कि आप क्लैरिफाई करो कि कलेजियम का जो भी रिकमेंडेशन है, जो भी कलेजियम रिकमेंडेशन देती है जुडिशल अपॉइंटमेंट के लिए, उनका स्टेटस को क्लैरिफाई किया जाए. ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने किससे बोला है, गवर्नमेंट से बोला है. तो 55 रिकमेंडेशन कलेजियम ने दी थी जिसको बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसको क्लैरिफाई करिए. ठीक है, जुडिशल अपॉइंटमेंट के लिए. तो हम देखते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जिससे जुडिशल अपॉइंटमेंट होती है, कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं. तो सबसे पहला है आर्टिकल 124. उसमें आर्टिकल 124 किससे रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड है. और 217 जो है हाई कोर्ट के जजेस से रिलेटेड है. तो आर्टिकल 124 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगा किससे कंसल्ट करने के बाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद, और अदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस हैं उनसे कंसल्ट करके, अगर वो अगर उनको नेसेसरी लगता है तब. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को वो अपॉइंट जब करेंगे तो सीजीआई का रिकमेंडेशन कंसल्टेशन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का. ऐसे ही सेम आर्टिकल 217 क्या बोलता है, हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट जो है किससे किससे कंसल्ट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, गवर्नर से, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से. ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि आर्टिकल 217 जो बोलता है हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, बट किससे कंसल्टेशन के बाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. जो जिस भी हाई कोर्ट में अपॉइंट कर रहे हैं जजेस को, उस हाई कोर्ट का कंसर्न जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उसको. ठीक है, कलेजियम सिस्टम अब होता क्या है, ये क्या है, एक कमिटी है जिसमें कौन कौन से जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के. अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र कर रहे हो आप तो, और 3 मेंबर्स होते हैं हाई कोर्ट के अगर हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र कर रहे हो. ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट कैसे, हाई कोर्ट का अगर जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र कर रहे हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 3 मेंबर होंगे हाई कोर्ट के. और अगर आप सुप्रीम कोर्ट का कर रहे हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के. ठीक है, तो ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है ये जो अभी तक फॉलो किए गए, तो अभी 3 जज केसेस आए 1981 से 1998 में जिन्होंने कलेजियम सिस्टम को अपने इंडिया में लाया. ठीक है, तो कलेजियम सिस्टम जो है एज एन पहले से नहीं बना था, ये बाद में बना 1981 में, जब कलेजियम सिस्टम का पहला जज केस से तीसरे जज केस तक चीज़ें आई तो उसके बाद ही बना है. ठीक है, पहले नहीं था. तो तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस और थर्ड जज केस क्या है. तो फर्स्ट जज केस में बोला गया था 1981 में आया था, जिसको क्या बोलते हैं, एसपी गुप्ता केस. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था कि जो रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं वो प्रेसिडेंट पे बाउंड नहीं होती. ठीक है, तो प्रेसिडेंट पे एग्जीक्यूटिव जो है, जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, हमारे एग्जीक्यूटिव है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, हमारे जुडिशरी में आ जाते हैं. ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है उनका ज़्यादा बोलने का वो महत्व होगा, उनकी सीजीआई की रिकमेंडेशन नहीं फॉलो की जाएगी. अगर प्रेसिडेंट फॉलो नहीं करता तो ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर कि वो फॉलो करे. तो प्रेसिडेंट जो है अपने से जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन से वो उन जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड जज केस आया 1993 में जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी बोलते हैं. इसमें क्या बोला गया कि ऐसे क्या था कि एग्जीक्यूटिव को इसमें पावर दी जा रही थी, एज एन मतलब एग्जीक्यूटिव जो है इंटरफेरेंस कर रहे थे जुडिशरी में. बट अपने यहाँ इंडिया में देखा जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर का बहुत ज़्यादा महत्व है. तो प्रेसिडेंट जो है, तो इसमें क्या किया गया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि आप सिर्फ किससे कंसल्ट करोगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस से ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र. तो इस सेकेंड जज केस में बोला गया
कि सीजेआई जो है इसमें मैंडेटरी कंसल्टेशन आपको करनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट जो है अपने आप अपॉइंट नहीं कर सकता, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस की कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट ये ऑब्जेक्शन रेस किया गया, जैसे कि प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव ने ये अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन रेस किया कि कलेजियम जो है भले वो रिकमेंडेशन दे और अपनी रिकमेंडेशन चेंज या ना चेंज करे, वो एग्जीक्यूटिव पे बाइंड होगी। मतलब कलेजियम ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ने वो कलेजियम जो है अगर उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी तो वो प्रेसिडेंट पे बाउंड होगी। तो सेकंड जज केस में क्या हुआ कि कंसल्टेशन जो है बाइंडिंग हो गई, ठीक है। थर्ड जज केस जो था 1998 का, तो इसमें क्या बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो कि कलेजियम बनाएंगे अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र के लिए जजेस के, ठीक है। तो दीज आर द 3 केसेस। आई होप आई हैव क्लियर द पॉइंट वेरी थॉरली। नाउ लेट्स कम टू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जहाँ पे क्रिएट किया गया कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाई जाए, ठीक है। ये एक बार क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, पिछले साल आई थिंक 2019 में आया है कि एनजेएसी जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में स्टक किया गया, बनाया गया, सॉरी। तो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था वो एनजेएसी क्रिएट किया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, जो कि किसको रिप्लेस कर रही थी, कलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर रही थी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक कर दिया इस एक्ट को कि इन्होंने बोला कि एनजेएसी जो है ये क्या वॉयलेट करती है, इंडिपेंडेंस, जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है उसको वॉयलेट करती है, और हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी उसको भी नेगेट करती है, क्योंकि वो हमारा जो है बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। और आपको पता होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन को आप पार्लियामेंट नहीं चेंज कर सकता है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। फिर आया ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2016। तो गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट एक गाइडलाइंस बनाई, जिसमें बोला कि हायर जुडिशरी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। बट लैक ऑफ एग्रीमेंट जो है गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच, ये मेमोरेंडम पास नहीं हुआ, तो इसके कारण ये जो है मेमोरेंडम पास नहीं हुआ, ठीक है। तो उनमें एग्रीमेंट नहीं बढ़ा गवर्नमेंट और जुडिशरी में। तो दिस आर एनजेएसी, ठीक है। आई होप 3 जजेस केस हो गया। नाउ लेट्स कम टू रिलेटेड न्यूज़। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक किया आर्टिकल 224A। 224 जो आर्टिकल है वो हाई कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो कैसे 224A क्या बोलता है, जो भी हमारे रिटायर्ड जजेस हैं उनको एज एन एडहॉक जजेस हाई कोर्ट में कैसे अपॉइंट किया जाए, तो वो कौन सा आर्टिकल बताता है, 224A। अब कब जब रिटायर्ड जजेस को कब एडहॉक जजेस एज एन बनाया जाएगा, हाई कोर्ट में अपॉइंट किया जाएगा, जब हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं पेंडिंग हो। तो लेट्स कम टू अबाउट एडहॉक जजेस। तो आर्टिकल 127 जो है सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस से डील करता है, 224 एंड 224A जो है हाई कोर्ट के एडहॉक जजेस से डील करते हैं। तो आर्टिकल 127 क्या बोलता है, जब भी जजेस का कोरम जो है कम हो, मतलब एज इन सफिशिएंट नंबर ऑफ जजेस ना हो, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है प्रीवियस कंसेंट से, प्रीवियस प्रेसिडेंट्स के कंसेंट से और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कंसल्ट से अपॉइंट कर सकते हैं जजेस एज एन एडहॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जब वहाँ पे जजेस की कमी हो। अंडर आर्टिकल 224 में क्या बोलते हैं, एडिशनल और एक्टिंग जजेस जो हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट होते हैं, 2 साल के लिए, 2 साल से ज़्यादा के लिए वो अपॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। और 62 ईयर्स ऑफ एज जो भी जल्दी हो उस टेम्परेरी बेसिस पे उनको अपॉइंट किया जाएगा, जब हाई कोर्ट का जो बिजनेस है, हाई कोर्ट का जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई राइज हो जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 224A क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बोलता है, चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट हैं वो अपॉइंट करेंगे एज अ पर्सन जो कि जज रह चुका है अर्लियर, जो कि अर्लियर किसी भी कोर्ट में जज रह चुके हैं विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, सीजेआई अपॉइंट करेंगे। और ये जो है अभी तक कितनी बार इन्वोक हुआ है, 3 बार किया गया है अभी, और अभी कुछ सालों में अभी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है ऐसी, तो ये सिर्फ 3 बार इन्वोक किया गया है पास्ट में। तो आई होप आई हैव क्लियर द जजेस अपॉइंटमेंट। तो इसमें क्या क्या था, आर्टिकल 124 जो है आर्टिकल 124 जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, 224 से 217 से जो है हाई कोर्ट से रिलेटेड है, ट्रांसफर ऑफ जजेस में एंड अपॉइंटमेंट में कितने सुप्रीम कोर्ट में केस में 4 जजेस होते हैं, और इसमें कितने 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट करना रहता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ जजेस अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स कम टू सेडिशन लॉ इन इंडिया।
वेरी इंपॉर्टेंट, सिडिशन जो है बहुत सालों से न्यूज़ में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिजेक्ट कर दिया है कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, उन्होंने बोला है कि जो हमारा सेक्शन 124A है आईपीसी का, वो वैलिड है, उसमें कोई भी हमको री एग्जामाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि सिडिशन से डील करता है। ठीक है, तो सेक्शन 124A क्लॉज ऑफ 124A ऑफ आईपीसी है। ठीक है, इंडियन पीनल कोड का है, तो आप याद रखिए आईपीसी सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। ओके, तो ये लॉ जो है ये कब बना, कैसे बना, हमको ये पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लॉ जो है ओरिजिनली कब बना था, 1837 में बना था, बाय थॉमस मैकॉले ने बनाया था। ठीक है, आपको पता होगा जब 1833 का एक्ट आया था तो लॉर्ड मैकॉले जो थे उनको एज एन अपने यहाँ क्या एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो उन्होंने 1837 में ये लॉ बनाया, बट ब्रिटिशर्स जो थे वो इस लॉ को ख़त्म कर दिए जब आईपीसी बना 1860 में। ठीक है, बट सेक्शन 124A जो है वो बाद में इंसर्ट किया गया 1870 में। किसने इंसर्ट किया, जेम्स स्टेफेंस ने इंसर्ट किया इसको। उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऑफेंसेस हो रहे हैं एज एन गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, तो उन्होंने ये सेक्शन फिर से इंसर्ट कर दिया। ठीक है, बट इसको एज इन वन ऑफ द मेनी डार्कोनियन लॉज बोला जाता है, जो कि जनरल जो पब्लिक है हमारे उसके खिलाफ होता है। ठीक है, तो पहला केस जो था रजिस्टर्ड कब हुआ था, 1891 में हुआ था, जब जोगेंद्र चंद्र बोस ने न्यूज़पेपर बंगोवासी में उन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया था, तो तब ये पहली बार यूज़ हुआ था। ठीक है, और फिर बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद और गांधी जी इसी लॉ के अंदर इम्प्रिजेंट हुए थे। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड सिडिशन का जो बैकग्राउंड था। नाउ लेट्स कम टू अबाउट सिडिशन। तो इंडियन पीनल कोड जो है वो सिडिशन को डिफाइन करता है अंडर सेक्शन 124A। ठीक है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए कि आईपीसी जो है वो डिफाइन करता है सिडिशन को। ये क्या है, ये ऑफेंस है जब कोई भी पर्सन बोलता है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वो पब्लिक वायलेंस क्रिएट हो जाता है, पब्लिक में पूरी तरह डिसअफेक्शन क्रिएट हो जाती है, पब्लिक पूरी तरह वैसे वायलेंस पे उतर आती है, तो उस चीज़ को हम सिडिशन बोलते हैं। और सिडिशन कैसे बोल सकता है, अगर कोई पर्सन जो है बाय वर्ड्स लिख के बोलता है या साइन करके बोलता है या विजिबल रिप्रेजेंटेशन देता है, तो उसके कारण जो है गवर्नमेंट के खिलाफ जब ये देता है, किसी लॉ के खिलाफ देता है, तो पब्लिक वायलेंस क्रिएट होता है, उसी को बोलते हैं हम सिडिशन। तो डिसअफेक्शन जो है क्या क्या इंक्लूड करता है, डिसलॉयलिटी एंड ऑल फीलिंग ऑफ एनिमिटी, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ आपको इतनी एनिमिटी है और डिसलॉयल हो आप गवर्नमेंट के खिलाफ। सिडिशन जो है वो कौन से कैसा ऑफेंस है, ऑफेंस है अगेंस्ट द स्टेट कैटेगरी। ठीक है, आप स्टेट के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो तो सिडिशन ऐसा माना जाता है। ये इंक्लूड करता है जो कि केसेस अगर आप अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर फाइल हो रहे हैं, डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर फाइल हो रहे हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर भी हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए ये क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और पनिशमेंट जो है इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर्स तक मिलती है या फिर लाइफ टाइम तक मिल सकती है। ठीक है, अ पर्सन जो है जो भी सिडिशन के अंदर चार्ज होता है वो उसको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, वो फिर इन फ्यूचर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर सकता, ना वो गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, और उनको हमेशा विदाउट पासपोर्ट रहना पड़ता है, और हमेशा ऑल द टाइम उनको कोर्ट में जाना पड़ता है जब भी कोर्ट बुलाए उनको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिडिशन। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द सम जजमेंट रिगार्डिंग सिडिशन। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन सिडिशन लॉ, केदारनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का केस था। ठीक है, इसमें कोर्ट ने अपहेल किया था कि सिडिशन लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, उसको आप इनवैलिड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ बहुत ज़रूरी है, इस जजमेंट में ये बोला गया। हाउएवर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की जिसमें उन्होंने बोला अ पर्सन जो है वो तभी प्रोसिक्यूट होगा सिडिशन के लिए जब वो वायलेंस क्रिएट करेगा पब्लिक में। ठीक है, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट होगी, ठीक है, डिस्टर्बेंस होगी पब्लिक पीस पे, तभी वो कंसीडर किया जाएगा सिडिशन। बट बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 में एक्ट जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर सिर्फ आप स्लोगन बोल रहे हो जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो कि पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो सिडिशन नहीं होगा। अगर पब्लिक वायलेंस क्रिएट नहीं हो रहा है तो वो सिडिशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं व्यू पॉइंट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ऑन सिडिशन। तो 39th रिपोर्ट में 1968 में लॉ कमीशन ने बोला कि सिडिशन जो है उसको रिपील मत करिए, वो आइडिया रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, 42nd रिपोर्ट 1971 में पैनल ने क्या बोला,
उन्होंने बोला कि सेक्शन जो है उसको एक्सपैंड किया जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी कवर करे, लेजिस्लेचर को और जुडिशरी को। अभी क्या है, ये सिर्फ गवर्नमेंट को कवर करता है, बट इन एडिशन टू गवर्नमेंट वो किसको किसको कवर करे, कॉन्स्टिट्यूशन को भी, लेजिस्लेचर को भी और जुडिशरी को भी। फिर आया इन 267th रिपोर्ट 2007 ने, लॉ कमीशन ने बोला कि डिस्टिंग्विश किया कि सेडिशन क्या होता है और हेट स्पीच क्या होता है। ठीक है, उन्होंने बोला कि प्रोवाइडिंग दैट ऑफेंस जो हेट स्पीच के अंदर रहते हैं वो स्टेट को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, बट सेडिशन जो है वो डायरेक्टली स्टेट की अथॉरिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, इन 2018 तो लॉ कमीशन ने पब्लिश किया कंसल्टेशन पेपर, उसमें उन्होंने रिकमेंड किया कि आप रीथिंक कर सकते हो कि आप रिपील करो सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड। फिर इन रीसेंट कंसल्टेशन पेपर ऑन सेडिशन लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया कि इन्वोकिंग 124A टू ओनली क्रिमिनलाइज एक्ट कमिटिंग विथ इंटेंशन टू डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, उन्होंने बोला कि सेक्शन सेडिशन जो है 124A ऑफ IPC तभी आप उसको इन्फोर्स करिए जब वो पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर रही हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेडिशन सेक्शन 124A। आई होप आई हैव क्लियर द टॉपिक। नाउ लेट्स कम टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए अगर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में आता है, किस पार्ट का पार्ट है, ठीक है, किस मतलब आई होप आपने कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स पढ़े होंगे, उसमें से किस पार्ट का है ये, वो इम्पॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जनरली सेंटर को बोला है कि आप जो भी जनरल रिलीजन और रिलीजन न्यूट्रल यूनिफॉर्म ग्राउंड बनाइए सेक्शन का और प्रॉपर्टी राइट्स का, सिटीजन जो भी सिटीजन है हमारे कंट्री में उनके लिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, एक सिंगल लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक सिंगल लॉ बनाइए जो हर सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल हो इन पर्सनल मैटर। आपने पढ़ा होगा क्रिमिनल लॉज होते हैं एंड सिविल लॉज होते हैं। तो क्रिमिनल लॉज आपने देखा होगा कि हर के लिए एक ही क्रिमिनल लॉज है। ठीक है, अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको जेल जाना ही जाना है, तो वो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबके लिए एक लॉ है। बट सिविल कोड, सिविल जो है हमारा सिविल जो प्रोसीजर जैसे कि मैरिज हो गए, डाइवोर्स हो गए, अडॉप्शन हो गए, कस्टडी हो गई, प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, ये सब के लिए डिफरेंस है। ठीक है, मुस्लिम के लिए अलग है, हिंदू के लिए अलग है। तो इसलिए उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि ऐसा लॉ बनाइए, एक सिंगल लॉ होना चाहिए जो हर सिटीजन के लिए इक्वली अवेलेबल होना चाहिए इन देयर पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिजेस, डाइवोर्स, कस्टडी, एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस। यूसीसी जो है ये क्या करेगा, बहुत सारे जो फ्रेगमेंटेड लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं, उनको रिप्लेस करेगा। ठीक है, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है और जो भी जो इन सब चीज़ों को गवर्न कर रहे हैं उन सबको रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आर्टिकल कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो आर्टिकल 44 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बताता है कि स्टेट जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को एंड सिक्योर करे, सारे सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए इंडिया में। ठीक है, तो आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आर्टिकल 44 किसका पार्ट है, DPSP का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें एक आर्टिकल 37 है जिसमें वो बोला है कि ये जो है नॉन जस्टिसेबल पार्ट है। आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा वो जस्टेबल पार्ट है। तो मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तो आप जाके कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हो, अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हो। बट अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपका फॉलो नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये है नॉन एनफोर्सेबल पार्ट है जो कि फंडामेंटल इन गवर्नेंस, मतलब जब भी गवर्नमेंट जो है कोई भी लॉ बनाएगी तो वो DPSP को फॉलो करके बनाएगी। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है ये बनाए ही, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड गवर्नमेंट नहीं बना रही है बट कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP में दिया है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू गवर्नेंस ऑफ पर्सनल लॉज इन इंडिया। एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में रह रही हैं। ठीक है, हमारा इंडिया जो है बहुत डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं और डिफरेंट रिलीजन्स हैं उनके। ठीक है, तो उन सब का डिफरेंट पर्सनल लॉज है। तो दीज लॉज लार्जली किस पे फोकस किया जाता है, मैरिज और डाइवोर्स, कस्टडी, गार्जियनशिप, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस। तो हिंदू पर्सनल लॉ जो है वो कोडिफाइड किया गया है 4 एक्ट्स में, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट एंड हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। जो टर्म हिंदू है वो किन किन कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करता है, सिख, जैन्स एंड बुद्धिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दीज लॉज। ठीक है, बट मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो अभी तक कोडिफाइड नहीं हुआ है और वो किस पे बेस्ड है, रिलीजियस टेक्स्ट बेस्ड है। ठीक है,
इन नॉर्थ ईस्ट देयर आर मोर देन 200 ट्राइब्स हैं जिनके ओन कस्टमरी लॉज हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनके लोकल कस्टम्स को प्रिवेंट करता है, जैसे कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के हो गए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा आर्टिकल नागालैंड से डील करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का विच आर्टिकल जो है वो नागालैंड की चीज़ों से डील करता है। इवन हिंदू लॉ जो है वो रिफॉर्म किया गया है, बट उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं किया है। तो अभी गोवा जो है एट प्रेजेंट ओनली स्टेट है इंडिया में जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाया गया है, ठीक है। तो गोवा अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाया गया है, तो गोवा इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाया गया है। तो ये कैसे, द पोर्टुगीज सिविल कोड जो था 1867 का वो इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया जब गोवा को एनेक्स कर लिया था 1961 में, और ये अप्लाइज टू ऑल गोवानीज, ठीक है, इरिस्पेक्टिव उनके रिलीजन क्या है, एथनिक कम्युनिटी कौन सी एथनिक कम्युनिटी है, बट उन पे सब में एप्लीकेबल होता है। बट उसको पूरी तरह कंप्लीटली यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बोला जाता। ये इन्होंने सर्टेन प्रोविजंस बनाए हैं रिलीजियस बेसिस पे। द मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल इज़ कि हिंदू मैन जो है वो हिंदू मैन हिंदू मैन को अलाउड है बाइगेमी, अगर उसकी वाइफ जो है बच्चा ना दे पाए तो उनको जो है हिंदू जो मैन है वो किसी और से शादी कर सकते हैं बाय द एज 25, और अगर मेल चाइल्ड बाय द एज 30, ठीक है, मेल चाइल्ड बाय द एज 30। तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई होप आई हैव क्लियर द टॉपिक। नाउ लेट्स कम टू गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2021। तो आपको पता होगा 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हमारा दिल्ली को जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया, ठीक है, 1991 में, और उसमें आर्टिकल इंसर्ट किया गया 239AA, ठीक है। ये जो है ये क्या बोलता है, ये एक स्पेशल स्टेटस देता है दिल्ली को अमंग द यूनियन टेरिटरीज, क्या प्रोवाइड करके, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रोवाइड करके, जो कि सच असेंबली को चलाएंगे। फिर आता है कि आर्टिकल 239AA में क्या दिया है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी का, वो फिर भी यूनियन गवर्नमेंट के ही हाथ में रहेंगे, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट में उसमें लॉ नहीं बना सकती है। फॉर रिमेनिंग मैटर्स जो कि कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट में मैटर्स हैं, ठीक है, उनमें जो है उनमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लॉ बना सकती है, ठीक है। तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड जो है वो किसके अंदर आते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, बट उसमें कौन लॉ बना सकते हैं, सिर्फ यूनियन लॉ बना सकती है, ठीक है, इन केस ऑफ दिल्ली। नाउ लेट्स कम टू नीड ऑफ द लॉ, लॉ की ज़रूरत क्यों है। तो 2021 एक्ट जो है वो अमेंड करेगा, 1991 का जो एक्ट है उसको अमेंड करेगा, और वो सर्टेन पावर देगा किसको, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हमारे हारमोनियस रिलेशनशिप बनाएगा बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अभी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले जो है बहुत ज़्यादा लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली थे उनमें बहुत इशू चल रहा था एज इन दिल्ली के केस में, तो इसलिए ये अमेंडमेंट लाया गया। इसमें क्या बोला गया कि सेंटर जो है सेंटर स्टेटेड दैट कि अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं था 1991 के एक्ट में कि टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन हो सके किसी भी रूल्स का, ठीक है। तो और इन्होंने ये भी बोला कि लॉज जो है वो क्लैरिटी नहीं बताते किसी भी मैटर्स के बारे में कि लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके बारे में इशू करेगा ऑर्डर, ठीक है, जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डर ले रहे हैं वो किसके बारे में, ठीक है। तो सेंटर ने बोला है कि ये अमेंडमेंट क्या करेगा, ये जो है इंटरप्रिटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 2018 में, तो उस इंटरप्रिटेशन को फॉलो करेगा, उसको इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द प्रोविजंस, ठीक है। सबसे पहले अबाउट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पुडुचेरी का केस बताते हैं। तो अबाउट 2021 एक्ट, तो मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसमें जो 2021 का अमेंडमेंट एक्ट है इसमें गवर्नमेंट का मीनिंग है जो भी लॉ बनाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है 2018 का जो भी जजमेंट था उसमें बोला गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस में ही एड एंड एडवाइस में ही जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड और एडवाइस देंगे वो बाउंड होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर पे, मतलब बाउंड होगी इन मैटर्स जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, उन केसेस में वो डिसीजन जो है बाइंडिंग होगा। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉन्करेंस ऑन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो जितने भी एक्शन गवर्नमेंट के लिए जाएंगे वेदर उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस में लिए जाएं या अदरवाइज वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के नेम पे ही लिए जाएंगे। ऑन सर्टेन मैटर्स जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर स्पेसिफाई करेगा उसका ओपिनियन जो है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन, तो हिज ओपिनियन मस्ट बी ऑब्टेन बिफोर टेकिंग एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑन डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट 2018 के जजमेंट में क्या बोला था कि बेयरिंग पुलिस पब्लिक ऑर्डर लैंड है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का कॉन्करेंस जो है
बहुत ज़रूरी है, अदर केसेस में नहीं ज़रूरी है। बट डिसीजन जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो कम्युनिकेट किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, ठीक है। रिक्वायरिंग प्रायर कॉन्करेंस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर वुड बी एब्सोल्युटली नेगेट द आइडियल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, क्योंकि अगर आप प्रायर कॉन्करेंस ले रहे हो लेफ्टिनेंट गवर्नर का, क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, पीपल ने किसको चुना है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चुना है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि प्रायर कॉन्करेंस लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आर्टिकल 239 AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंक्वायरी बाय असेंबली इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कोई भी ऐसा रूल नहीं बना सकती अपने कमिटीज़ के लिए और अपने लिए कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो वो कंसीडर कर रहे हैं वो जो कैपिटल का इंक्वायरी जो भी कर रहे हैं उसके रिलेशन से एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो है उनका इफेक्ट हो। और कोई भी अगर रूल बना रही है, कोई भी प्रोविजंस अगर बना रही है, अगर उससे कॉन्ट्रोवेंशन कर रहे हैं, मतलब उससे अपोजिट में बना रही है, मतलब उससे जो है हमारा डिस्प्यूट हो रहा है उन पॉइंट से, तो वो कमेंसमेंट जो है वॉइड किया जाएगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू लेफ्टिनेंट गवर्नर असेंट टू बिल पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो नॉट असेंट टू एंड पास ऑन टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन एनी बिल विच इंसिडेंटली कवर्स ऑफ एनी मैटर which fall outside the purview of the powers conferred on the legislative assembly, ठीक है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनको असेंट नहीं देगा जो भी मैटर्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के आउटसाइड है, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन मैटर्स को ही बस प्रेसिडेंट के पास ले जाएगा जो मैटर डिसएग्रीमेंट हो जाएंगे। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में अगर कोई डिसएग्रीमेंट होगा, वही चीज़ें जो हैं प्रेसिडेंट के पास जाएंगी, बट नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएंगी। तो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ व्हाट सुप्रीम कोर्ट का जो भी मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी का जो 2021 का अमेंडमेंट पार्ट है वो। नाउ लेट्स कम टू पुडुचेरी केस। अर्लियर जो सीएम थे पुडुचेरी के, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कंटिन्यूसली इंटरफेरेंस करते रहते हैं गवर्नमेंट में, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है पुडुचेरी की वहाँ पे। तो इसके कारण सीएम ने अभी प्रोटेस्ट किया था। तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो किसके एडवाइस में वर्क करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस में वर्क करेगा, और वो डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 239A क्लॉज 1 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ के अंडर पुडुचेरी को पुडुचेरी के लिए एक लॉ क्रिएट करेंगे, जिसमें जो कि लॉ क्या है, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, जिसके अंदर पुडुचेरी को एक लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड की जाएगी जो कि किस पे, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स पे लॉ बना सकती है। प्रेसिडेंट रूल, अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड है पुडुचेरी पे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के, एज नो पार्टी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हो गया पुडुचेरी का केस। नाउ लेट्स कम टू इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली जो है पहले कब था, पार्ट सी में था। आई होप आपने पढ़ा होगा, जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी जब आपने पढ़ी होगी तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होते हैं एंड पार्ट डी था। तो पार्ट सी का दिल्ली जो था किसका पार्ट था, पार्ट सी का पार्ट था, ठीक है। फिर 1951 में लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट की गई विथ इलेक्टेड सीएम। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ और दिल्ली जो है यूटी बना, और एडमिनिस्टर कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। बट 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1966 में क्या हुआ, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट बना, जहाँ पे लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव दिया गया गवर्नमेंट को दिल्ली में थ्रू अ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल। बट 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बालकृष्ण कमेटी। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए किसकी रिकमेंडेशन में किया गया, बालकृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशन में किया गया, 1991 का एक्ट बना, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। रिसेंटली रिपोर्ट ऑफ एडीआर जो है हमारी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एनजीओ है, जो कि उन्होंने प्रेजेंट किया सेवरल फाइंडिंग और रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या है रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड। आपको पता होगा रिकॉग्नाइज्ड क्या होती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है और रजिस्टर भी करती है पॉलिटिकल पार्टीज को, बट जो वो है रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट के अंदर। बट
अनरिकग्नाइज नहीं करती है पॉलिटिकल पार्टी को। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? इधर वो तो न्यूली रजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है, जो अभी करंटली में रजिस्टर्ड हुई है और जिन्होंने जो इनफ परसेंटेज चाहिए वोट का क्राइटेरिया है वो जनरल इलेक्शन मतलब लोकसभा इलेक्शन और असेंबली में इलेक्शन में नहीं पा पाई हैं। ठीक है, और जो अभी तक रजिस्टर्ड तो हो गई हैं बट उन्होंने इलेक्शन के लिए लड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। नाउ कम टू रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रजिस्टर करेगी पॉलिटिकल पार्टी और उनको रिकग्निशन ग्रांट करेगी एज ए नेशनल और स्टेट पार्टी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस। तो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी या तो नेशनल पार्टी होगी या तो स्टेट पार्टी होगी अगर वो सर्टेन कंडीशंस फॉलो कर रही है। इट शैल बी ट्रीटेड एज रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इफ सच पार्टी हैज़ इंगेज्ड इन, अगर वो पार्टी जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी में कंटिन्यूसली 5 साल तक अगर इंगेज्ड है तो वो पार्टी को क्या बोलेंगे? एक रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, जैसे कि एटलीस्ट एक मेंबर होना चाहिए लोकसभा में। अगर हर 25 मेंबर हैं हाउस में, उनका से एक मेंबर जो है रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में होना चाहिए। एटलीस्ट अगर 30 मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो उनका एक मेंबर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन नॉट लेस देन 6% इन जनरल इलेक्शन। इफ द पॉलिटिकल पार्टी जो है ट्रीटेड एज रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी 4 और उससे ज़्यादा स्टेट्स में की जा रही है तो नेशनल पार्टी रिकग्नाइज की जाएगी। एसोसिएशन भी इलेक्शन लड़ सकते हैं विदाउट रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बट हाउएवर वो एलिजिबल नहीं है किसके लिए? बेनिफिट्स जो भी अवेलेबल होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर, उस बेनिफिट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो बेनिफिट्स क्या क्या हैं? एक्सक्लूसिव जो इलेक्शन सिंबल्स होते होंगे उनको एक्सक्लूसिव मिलते हैं क्योंकि उनको मतलब और कोई वो सिंबल्स को यूज़ नहीं कर सकता। बट रजिस्टर्ड और रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सिंबल सेलेक्ट करेंगी ओनली जो भी मतलब सिंबल्स बच गए हैं रजिस्टर्ड पार्टी के अलावा, उन सिंबल्स को वो ले सकती है। नीड ओनली वन प्रपोजर फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन। ठीक है, एक ही प्रपोजर चाहिए। एंटाइटल 2 सेट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट फैसिलिटी उनको अडॉप्ट मिलती है अब आकाशवाणी दूरदर्शन से। और मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेनर्स होते हैं इसमें। और बट रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ 20 स्टार कैंपेनर्स होते हैं। ठीक है, एलिजिबल फॉर सब्सिडाइज लैंड फॉर पार्टी ऑफिसर्स। ठीक है, सब्सिडाइज लैंड भी मिलता है। ठीक है, तो दिस इज द 5 टॉपिक्स ऑफ टुडेज एंड मैं आर्बिट्रेशन काउंसिल एक्ट और ये सब मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।